तारीख थी 14 अगस्त 2023। जगह थी बेरूत, लेबनान। घड़ी में रात के करीब 2 बज रहे थे। उस वक्त तक अल हमरा स्ट्रीट की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन एक पुरानी सी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप नूर टेक सॉल्यूशंस अभी भी खुली हुई थी, जहां अंदर 45 साल का एक आदमी यूसुफ हाशमी काउंटर के पीछे बैठा अपने मोबाइल पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। पिछले 15 सालों से वह इसी इलाके में एक मामूली दुकानदार की तरह जिंदगी जी रहा था। लोग उसे एक शांत स्वभाव का टेक्नीशियन समझते थे, जो दिन भर मोबाइल और लैपटॉप ठीक करता था और रात को जल्दी दुकान बंद करके घर चला जाता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज कोई ग्राहक उसकी दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक कराने नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी खत्म करने आ रहा है। क्योंकि उसी वक्त सड़क के किनारे एक सिल्वर रंग की कार बिना कोई आवाज किए आकर रुकती है। रुकने के बाद जैसे ही उसकी हेडलाइट्स ऑफ हुई तो कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद पीछे का दरवाजा धीरे से खुलता है, जिसमें से एक आदमी उतरा। उसने काले रंग की जैकेट पहन रखी थी, सिर पर कैप थी और चेहरे पर मास्क था, ताकि अंधेरे में भी उसकी पहचान ना हो सके। वह बिना इधर उधर देखे बेहद शांत तरीके से दुकान की तरफ बढ़ा, मानो उसे पहले से पता हो कि अंदर कौन बैठा है और वह किस काम से आया है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठा यूसुफ पल भर के लिए चौंका। उसने सिर उठाकर सामने देखा और कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसी पल उस आदमी ने अपनी जैकेट के अंदर से पिस्टल निकाली और बिना एक शब्द कहे लगातार 3 गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही यूसुफ वहीं ढेर हो गया और उसकी दुकान का फर्श उसके ही खून से लाल हो गया। शूटर ने 1 सेकंड के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि चुपचाप बाहर निकला, कार में बैठा और कुछ ही पलों में कार के साथ वहां से निकल गया, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि उस वक्त आसपास की गलियों में कुछ लोग मौजूद थे, मगर किसी ने कुछ समझने या देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरी घटना सामने आ चुकी थी और लेबनान के लोकल अखबारों और टीवी चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी कि अल हमरा इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार की रहस्यमयी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुरुआती बयान में इसे आपसी रंजिश या लूटपाट का मामला बताया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास बने एक बेहद सुरक्षित सीक्रेट वॉर रूम में बैठे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल यह अच्छी तरह जानते थे कि मरने वाला कोई साधारण दुकानदार नहीं था, बल्कि वह असल में आरिफ मलिक था, वही आदमी जिसने 2010 में भारत को हिला देने वाले सबसे खतरनाक आतंकी हमलों की साजिश रची थी। दरअसल तारीख थी 7 दिसंबर 2010 और सुबह के करीब 9 बजे थे, जब एक के बाद एक 3 लोकल ट्रेनों में जोरदार धमाके हुए थे। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी। अस्पतालों में जगह नहीं थी, रेलवे स्टेशन खून से भरे पड़े थे और टीवी चैनलों पर सिर्फ चीख पुकार और तबाही की तस्वीरें चल रही थी। जांच एजेंसियों ने जब इस हमले की तह तक जाना शुरू किया तो धीरे धीरे एक नाम उभरकर सामने आया। आरिफ मलिक, जो लश्कर का टेक्निकल एक्सपर्ट था, बम डिजाइनर था और हमलों की प्लानिंग में माहिर माना जाता था। उसने इतनी चालाकी से पूरी साजिश रची थी कि शुरुआती जांच में वह कहीं दिखाई ही नहीं दिया। हालांकि बाद में फोन रिकॉर्ड, ईमेल ट्रैकिंग और कुछ गिरफ्तार आतंकियों की गवाही के आधार पर उसका नाम सामने आया, मगर तब तक वह भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग चुका था और वहां से आगे ईरान, सीरिया और तुर्की होते हुए लेबनान पहुंच गया था। उसने हर देश में अपनी पहचान बदली, नए डॉक्यूमेंट बनवाए, चेहरे पर हल्की सर्जरी करवाई और धीरे धीरे एक नई जिंदगी की नींव रखी। इसलिए जब वह बेरूत में नूर टेक सॉल्यूशंस नाम से दुकान चलाने लगा तो किसी को शक नहीं हुआ कि यह आदमी कभी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी रह चुका है, बल्कि आसपास के लोग उसे एक मेहनती और शरीफ दुकानदार मानते थे, जो समय पर किराया देता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था और अपने काम से काम रखता था। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां उसे भूली नहीं थी, क्योंकि 2010 का घाव अभी भी देश के दिल में जिंदा था और इसी वजह से उसकी फाइल कभी बंद नहीं की गई थी। जब बेरूत में यूसुफ हाशमी की मौत की खबर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक पहुंची तो बाहर की दुनिया के लिए यह सिर्फ एक और मर्डर केस था। लेकिन उस सीक्रेट वॉर रूम में बैठे
डोभाल के लिए यह 13 साल पुरानी एक अधूरी कहानी का आखिरी चैप्टर था, क्योंकि उनके दिमाग में उसी पल 2010 से जुड़ी सारी फाइलें, सारी तस्वीरें और सारे चेहरे घूमने लगे थे। उन्हें याद था कि कैसे मुंबई धमाकों के बाद पूरा सिस्टम दबाव में था, कैसे मीडिया रोज सवाल पूछ रही थी, कैसे विपक्ष सरकार को घेर रहा था और कैसे हर एजेंसी पर जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने का प्रेशर था। लेकिन डोभाल जानते थे कि आतंकवाद के मामलों में जल्दबाजी अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाती है, इसलिए उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया था कि इस केस को शोर शराबे में नहीं बल्कि खामोशी में सुलझाया जाएगा। इसी वजह से 2011 से ही आरिफ मलिक की फाइल को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया था, जिसे अंदरूनी भाषा में लॉन्ग टर्म टारगेट कहा जाता था, यानी ऐसा दुश्मन जिसे आज नहीं तो कल लेकिन किसी भी हाल में खत्म किया जाना है, चाहे उसमें 10 साल लगे या 20 साल। इसके बाद डोभाल के निर्देश पर एक छोटी सी टीम बनाई गई, जिसमें रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चुनिंदा अफसर शामिल थे, जिन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि उन्हें एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। शुरुआत में यह काम लगभग नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि आरिफ मलिक ने इतने देशों में अपनी पहचान बदली थी कि उसका कोई सीधा सुराग बचा ही नहीं था। उसके पुराने पासपोर्ट फर्जी हो चुके थे, उसके पुराने नंबर बंद हो चुके थे और उसके ज्यादातर साथी या तो मारे जा चुके थे या जेल में थे। लेकिन डोभाल जानते थे कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी छिप जाए, वह अपने पुराने नेटवर्क से पूरी तरह कट नहीं सकता। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि सीधे आरिफ को ढूंढने के बजाय उसके आसपास के लोगों को ट्रैक किया जाए। उसके पुराने फाइनेंसर, मैसेंजर, टेक सपोर्ट और ट्रेनिंग पार्टनर को एक एक करके मैप किया जाए। इसी वजह से 2014 से 2017 के बीच एजेंसियों ने सैकड़ों संदिग्ध लोगों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की। उनके कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया एक्टिविटी और यहाँ तक कि उनके ट्रैवल पैटर्न तक को एनालाइज किया गया। धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न उभरने लगा। कुछ लोग हर साल 2 या 3 बार मिडिल ईस्ट के एक खास रूट पर सफर करते थे, पाकिस्तान से ईरान, फिर सीरिया और अंत में लेबनान, और वहां पहुंचकर कुछ घंटों के लिए गायब हो जाते थे। जब इस डेटा को और गहराई से देखा गया तो पता चला कि ये लोग बेरूत के अल हमरा इलाके में ही ज्यादा समय बिताते थे। हालांकि वहां कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था, कोई मदरसा नहीं था और कोई बड़ा संगठन भी एक्टिव नहीं था। बस एक साधारण सा मार्केट एरिया था जहां सैकड़ों छोटी छोटी दुकानें थीं। इसी वजह से शुरुआत में इस सुराग को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन डोभाल ने साफ कहा कि आतंकवादी अक्सर सबसे साधारण जगहों में ही सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए उन्होंने इस इलाके पर खास नजर रखने का आदेश दिया। 2018 में पहली बार वहां एक लोकल एसेट को भेजा गया, जो खुद को एक मोबाइल एक्सेसरी सप्लायर बताकर उस मार्केट में घूमने लगा। उसका काम था सिर्फ लोगों की बातचीत सुनना, दुकानों के अंदर झांकना और संदिग्ध चेहरों की तस्वीरें लेना। महीनों तक उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन 2019 के आखिर में उसने रिपोर्ट किया कि एक दुकान ऐसी है जहां कुछ खास लोग बार बार आते हैं, ज्यादा देर नहीं रुकते, मोबाइल भी बाहर ही छोड़ देते हैं और अंदर जाकर धीरे धीरे बात करते हैं। यह दुकान थी नूर टेक सॉल्यूशंस, जिसके मालिक का नाम था यूसुफ हाशमी। शुरू में एजेंसियों को यह सिर्फ एक इत्तेफाक लगा, लेकिन जब उसी दुकान से जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो चौंकाने वाली बात सामने आई। उनमें से कई नंबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पुराने आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इसी वजह से डोभाल ने इस दुकान को प्राइम ऑब्जर्वेशन पॉइंट घोषित कर दिया, यानी अब इस जगह पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इसके बाद ड्रोन सर्विलांस शुरू हुआ, सैटेलाइट इमेजेस मंगवाई गई और आसपास के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस लिया गया। धीरे धीरे यूसुफ हाशमी की पूरी दिनचर्या सामने आने लगी। वह सुबह 10 बजे दुकान खोलता था, दोपहर में बाहर खाना खाता था, शाम को कुछ खास लोगों से मिलता था और रात 1:30 से 2 बजे के बीच अकेले दुकान में बैठकर लैपटॉप पर काम करता था। सबसे अहम बात यह थी कि वह कभी किसी को अपने कंप्यूटर के पास नहीं आने देता था और हर रात डेटा को किसी एक्सटर्नल ड्राइव में कॉपी करके कहीं भेजता था। इससे साफ हो गया कि यह दुकान सिर्फ रिपेयर सेंटर नहीं बल्कि एक सीक्रेट कम्युनिकेशन हब है। 2020 में कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया बंद थी,
तब भी उसकी एक्टिविटी बंद नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि ऑनलाइन एनक्रिप्टेड मीटिंग्स और ट्रांजैक्शन उसी दौरान सबसे ज्यादा हुए। इसी वजह से डोभाल को यकीन हो गया कि आरिफ मलिक अभी भी एक्टिव है। लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल यह था कि क्या यूसुफ हाशमी सच में वही आरिफ मलिक है या सिर्फ उसका मोहरा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एजेंसियों ने उसका फेशियल रिकॉग्निशन कराया। उसकी पुरानी तस्वीरों को 2010 की धुंधली फुटेज से मैच किया गया। उसके कानों की बनावट, आंखों के बीच की दूरी और जबड़े के शेप तक का एनालिसिस किया गया, और जब रिपोर्ट आई तो उस पर लिखा था 97% मैच, यानी लगभग तय कि यह वही आदमी है। लेकिन डोभाल तब भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए उन्होंने आखिरी टेस्ट के तौर पर एक साइबर ट्रैप बिछाने का आदेश दिया, जिसके जरिए यूसुफ के सिस्टम में एक खास फाइल भेजी गई, जिसमें सिर्फ वही कोड था जो 2010 में आरिफ इस्तेमाल करता था। और जैसे ही उस फाइल को ओपन किया गया, दिल्ली में बैठे अफसरों की स्क्रीन पर एक सिग्नल चमक उठा। इसका मतलब साफ था, सामने बैठा आदमी वही पुराना खिलाड़ी है जिसने सालों पहले भारत को लहूलुहान किया था। उसी पल डोभाल ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, अब इंतजार खत्म हुआ, अब खेल हमारे तरीके से होगा। जब फेशियल रिकॉग्निशन, साइबर ट्रैप और नेटवर्क एनालिसिस तीनों से यह लगभग तय हो गया कि बेरूत की नूरटेक सॉल्यूशंस दुकान में बैठा यूसुफ हाशमी ही असल में आरिफ मलिक है, तब अजीत डोभाल ने समझ लिया कि अब इस मिशन को टालना देश के लिए एक और बड़ी भूल होगी, क्योंकि उन्हें यह भी पता चल चुका था कि आरिफ आने वाले महीनों में भारत और यूरोप में एक साथ कई हमलों की योजना बना रहा है, जिनकी जानकारी उसकी हार्ड ड्राइव और एनक्रिप्टेड चैट्स से आंशिक रूप से मिल चुकी थी। हालांकि पूरे प्लान का खुलासा तभी हो सकता था जब उसे जिंदा पकड़ा जाए या उसके सिस्टम पर पूरा कब्जा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह खतरा भी था कि अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वह फिर से गायब हो जाएगा, और शायद इस बार हमेशा के लिए। इसी वजह से डोभाल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या रिस्क लेकर उसे पकड़ने की कोशिश की जाए या फिर बिना कोई मौका दिए हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कई घंटों तक चली बैठकों, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स की राय और कूटनीतिक असर का आकलन करने के बाद आखिरकार डोभाल इस नतीजे पर पहुंचे कि इस केस में गिरफ्तारी से ज्यादा जरूरी खतरे का तुरंत खात्मा है, क्योंकि अगर आरिफ बच गया तो सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। इसलिए उन्होंने एक सीमित और सटीक ऑपरेशन को मंजूरी दी, जिसका मकसद था बिना शोर, बिना सबूत और बिना किसी देश को उंगली उठाने का मौका दिए मिशन को पूरा करना। इस ऑपरेशन को अंदरूनी तौर पर नाम दिया गया साइलेंट शैडो, और इसकी जिम्मेदारी एक बेहद छोटी लेकिन अनुभवी टीम को सौंपी गई, जिसमें 2 फील्ड ऑपरेटिव, एक टेक स्पेशलिस्ट और एक लोकल हैंडलर शामिल था। इन सभी लोगों को अलग अलग कवर आइडेंटिटी दी गई। किसी को टूरिस्ट बनाया गया, किसी को बिजनेसमैन और किसी को स्टूडेंट, ताकि बेरूत में उनकी मौजूदगी पर किसी को शक न हो। टीम ने वहां पहुंचते ही सीधे टारगेट पर फोकस करने के बजाय पहले इलाके के माहौल को समझना शुरू किया। आसपास के कैफे, पार्किंग एरिया, पुलिस पेट्रोल रूट और सीसीटीवी नेटवर्क की पूरी मैपिंग की गई। यह देखा गया कि किस वक्त दुकान के बाहर सबसे कम लोग होते हैं, कौन सा रास्ता सबसे जल्दी बाहर निकलने में मदद करेगा और किस समय लोकल पुलिस का रिस्पॉन्स सबसे धीमा होता है। इन सभी जानकारियों को रोजाना एनक्रिप्टेड चैनल के जरिए दिल्ली भेजा जाता था, जहां डोभाल खुद हर रिपोर्ट पढ़ते थे और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करवाते थे। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच का समय सबसे सुरक्षित है, क्योंकि उस वक्त मार्केट लगभग बंद हो जाता था। पुलिस की पेट्रोलिंग कम हो जाती थी और यूसुफ यानी आरिफ अकेला होता था। इसके अलावा एक और अहम बात सामने आई कि वह हर रात करीब 2 बजे अपने सिस्टम से डेटा एक्सपोर्ट करके एक सैटेलाइट लिंक के जरिए बाहर भेजता था, यानी वही वक्त उसका सबसे ज्यादा व्यस्त और सबसे ज्यादा असावधान होने का समय होता था। डोभाल ने इसी पल को फाइनल स्ट्राइक विंडो घोषित कर दिया। अगस्त 2023 के पहले हफ्ते में ऑपरेशन का ड्राई रन किया गया। टीम ने बिना हथियार के सिर्फ मूवमेंट और टाइमिंग की प्रैक्टिस की, ताकि किसी भी स्थिति में घबराहट न हो। इसी दौरान एक नया खतरा भी सामने आया। एजेंसियों को इनपुट मिला कि आरिफ को शक होने लगा है कि कोई उसे मॉनिटर कर रहा है,
क्योंकि उसने अपने आसपास कुछ अनजान चेहरों को बार बार देखा था। हालांकि वह अभी तक पूरी तरह अलर्ट नहीं हुआ था, लेकिन डोभाल जानते थे कि अब ज्यादा देर करना मतलब मिशन को खो देना है। इसलिए 13 अगस्त की रात उन्होंने फाइनल आदेश दे दिया, कल रात नो डिले नो मिस्टेक। इसके बाद पूरी टीम अलर्ट मोड में आ गई। हथियार, कम्युनिकेशन डिवाइस और एस्केप रूट एक बार फिर चेक किए गए। हर सदस्य को साफ बता दिया गया कि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड स्थिति आए तो प्रायोरिटी सिर्फ मिशन और टीम की सुरक्षा होगी। 14 अगस्त की रात सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। दुकान के आसपास कोई संदिग्ध मूवमेंट नहीं था। पुलिस पेट्रोल अपने तय समय पर निकल चुकी थी और मौसम भी साफ था। रात करीब 1:58 पर टीम ने अपनी पोजीशन ले ली। फिर 2:05 पर टेक एक्सपर्ट ने सीसीटीवी फीड को लूप कर दिया ताकि अगले 10 मिनट तक कोई लाइव फुटेज रिकॉर्ड ना हो। इसके बाद 2:12 पर लोकल हैंडलर ने रेडियो पर कंफर्म किया कि रास्ता क्लियर है और ठीक 2:15 बजे दिल्ली से आखिरी मैसेज आया, ग्रीन सिग्नल। इसके बाद सब कुछ ही सेकंड में हुआ। फील्ड ऑपरेटिव कार से उतरा, दुकान की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और सामने बैठे आरिफ की आंखों में देखकर यह कंफर्म किया कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के 3 सटीक गोलियां चली और भारत का एक पुराना दुश्मन वहीं खत्म हो गया। पूरी कार्रवाई में 7 सेकंड से भी कम समय लगा और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टीम वापस अपनी गाड़ी में बैठकर इलाके से निकल चुकी थी। अगले 2 घंटों के अंदर सभी सदस्य अलग अलग रास्तों से लेबनान छोड़ चुके थे। किसी ने फ्लाइट ली, किसी ने रोड रूट और किसी ने सी रूट, ताकि कोई पैटर्न न बने। कुछ दिनों बाद जब आरिफ की दुकान से मिले डिजिटल डेटा का पूरा विश्लेषण हुआ तो पता चला कि उसने 2024 के लिए 3 बड़े आतंकी हमलों की तैयारी कर रखी थी, जिनमें से एक दिल्ली, एक पेरिस और एक इस्तांबुल को निशाना बनाने वाला था। यानी अगर यह ऑपरेशन कुछ महीने भी लेट हो जाता तो न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती। दिल्ली में डोभाल ने वह रिपोर्ट पढ़ी, फाइल बंद की और सिर्फ इतना कहा, काम पूरा हुआ। न कोई बयान आया, न कोई क्रेडिट लिया गया, न कोई जश्न मनाया गया, क्योंकि इस दुनिया में कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ इतिहास की खामोश फाइलों में ही दर्ज किया जाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब लोग अल हमरा स्ट्रीट से गुजरते हैं तो उन्हें सिर्फ एक बंद पड़ी दुकान दिखती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उसी जगह पर कभी एक देश की सुरक्षा का फैसला हुआ था, बिना शोर, बिना नारे और बिना किसी पहचान के। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।